नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे धार से बड़ी खबर की। भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू टैंकर ने पिकअप वाहन को टक्कर मारी और इस टक्कर में सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बाकी सभी को सांदलपुर से टांडा ये सभी मजदूर जा रहे थे। चिकलिया फाटे की यह घटना है और इनमें से कुछ को इंदौर भी रेफर किया गया है। तो भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और 2 लोगों को इलाज के दौरान उन लोगों ने दम तोड़ दिया। बाकी अन्य में कुछ को गंभीर चोट आई है। 2 लोगों को इंदौर रेफर किया गया है और कई को हल्की चोट भी आई है। 20 से ज्यादा लोग हैं जो कि घायल हुए हैं। और इस भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की जानकारी अभी आई है। बाकी अन्य लोगों की हालत काफी गंभीर बताई गई है। तो कड़ी मशक्कत के बाद सभी को पिकअप से बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक हिस्सा पिकअप वाहन का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया और काफी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को बाहर निकालने के लिए, शवों को बाहर निकालने के लिए। बेकाबू टैंकर ने पिकअप को टक्कर मारी और इस दौरान बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। जानकारी है कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी अन्य 2 को अस्पताल जब ले जाया गया तो इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। और ये देखिए, गाड़ी आपके सामने है। बेकाबू ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मारी और 6 लोगों की मौत हो गई। तो देर रात ये पूरा हादसा हुआ है। अल सुबह स्थानीय लोगों ने मदद की, पुलिस ने मदद की है और सभी को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया था। तो कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद सीधे इंदौर रेफर कर दिया गया, क्योंकि हालत काफी नाजुक बताई गई थी और अन्य लोगों को गंभीर हालत में इलाज दिया जा रहा है। तो 6 लोगों की मौत की जानकारी है और ये सभी लोग सांदलपुर से टांडा जा रहे थे। चिकलिया फाटे की यह पूरी घटना है जहां पर यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारी पिकअप वाहन को और तेज रफ्तार टैंकर बताया जा रहा है और इस टक्कर में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है। जैसे ये घटना घटित हुई, आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को गाड़ी से निकालकर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी दौरान देखा गया कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई और बाकी अन्य लोगों का गंभीर हालत में इलाज जारी है। तो ये पूरा मामला धार का है। सांदलपुर से टांडा जा रहे थे सभी मजदूर, इसमें भरे हुए थे। चिकलिया फाटे की यह पूरी घटना बताई गई है। तो पिकअप वाहन में जो मजदूर हैं वो यात्रा कर रहे थे, सांदलपुर से टांडा जा रहे थे अपने काम से और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए हैं, जिनमें से 4 लोगों की मौत हुई। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद थी। स्थानीय लोगों ने भी मदद की और तुरंत आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। तो टक्कर इतनी जबरदस्त थी, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। कई लोगों को गंभीर चोट आई है, अस्पताल भर्ती किया गया। 6 लोगों की मौत हुई है। 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, बाकी 4 ने मौके पर ही उनकी जान चली गई। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं और उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। कुछ की हालत काफी नाजुक भी बनी हुई है, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। भीषण सड़क हादसे की भयावह तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसमें 6 जिंदगियां चली गई। तो आप ये तस्वीर देखिए जहां पर जो अन्य लोग हैं वो भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शवों को बहुत मशक्कत के बाद निकाला जा सका और प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को छुट्टी भी दे दी गई है, लेकिन कुछ की हालत काफी गंभीर बताई गई है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 6 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धार से। एक बार फिर से रफ्तार का कहर बरपा। अनियंत्रित टैंकर पिकअप वाहन
को टक्कर मार दिया और इस टक्कर में पिकअप में सवार 20 से ज्यादा जो मजदूर थे वो घायल हुए हैं और इनमें से 6 लोगों की मौत की भी जानकारी है। तो भयंकर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 2 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाकियों की जो स्थिति है वो काबू में है, लेकिन 2 लोगों की हालत काफी नाजुक है जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। गाड़ी टैंकर आया तो सबको उड़ा दिया, उसमें से 6 की तो वहीं पे स्पॉट पे ख़त्म हो गए और बाकी के जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं उनको अभी एडमिट करा रखा और यहाँ से दूसरी जगह भी प्राइवेट में ले जा रखे। एक पिकअप में मजदूर काम करके आ रहे थे। पिकअप पंचर होने से जय अम्बे ढाबे के सामने 4 लेन रोड तिल्ला के निकट खड़ी हो गई और ड्राइवर जो है टायर खोल रहा था। इतने में टैंकर क्रमांक MP 09HH9865 पीछे से तेज व लापरवाही पूर्वक चला कर लाया। कुछ लोग बाहर खड़े थे और कुछ लोग बैठे थे और कुछ लोग अम्बे माँ ढाबे पे चाय पी रहे थे। जो लोग खड़े थे और बैठे थे पीछे से टक्कर मारी पिकअप में, उसमें से घटनास्थल पे 6 की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नवीन जुड़ गए। नवीन, किस तरीके से इस पूरे मामले की कार्रवाई हो रही है और साथ ही जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? जी हाँ रेनू, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये चिकलिया फाटे के पास में जो हादसा हुआ है, टैंकर ने जो है पिकअप वाहन को टक्कर मारी है। बताना चाहूँगा कि इसमें पिकअप वाहन में मजदूर लोग भरे हुए थे और ये सभी ग्राम केसूर से इनके घर टांडा जा रहे थे। ये सोयाबीन काटने के लिए केसूर में गए हुए थे और सोयाबीन काट के वापस ही अपने ग्राम टांडा जा रहे थे, तभी जो है ये भीषण जो है सड़क हादसा हुआ है। इस वाले पूरे मामले में जो है अभी SPO कलेक्टर जो है जिला अस्पताल में मौके पर है और घायलों का जो है उपचार किया जा रहा है और जो घायलों को जो सहायता भी जो दी जा रही है प्रशासन के लिए, उसके लिए भी प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन ने भेजा है भोपाल और वहां से स्वीकृत होकर घायलों के लिए और मृतकों के लिए जो भी राशि होगी वो स्वीकृत होकर आएगी। अभी फिलहाल में जो है सभी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं 2 घायलों को जो है इंदौर भी रेफर किया गया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई थी। वहीं पूरे मामले में जो है टैंकर चालक को जो है अभी वो पुलिस जो है तलाश कर रही है। टैंकर हालांकि हिरासत में ले लिया गया है और टैंकर चालक की जो है तलाश की जा रही है। वहीं पूरे मामले की तिल्ला थाना पुलिस भी जांच कर रही है। जी बिल्कुल। और साथ ही नवीन, जो मृतक हैं, जो 6 लोगों की मौत हो गई इस भीषण सड़क हादसे में, उनके क्या परिजनों को सूचित कर दिया गया है? क्या उनको भी किस तरीके की मदद का कोई बात सामने आई है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें सभी 6 लोग जो थे वो सभी 6 लोग मृतक जो हैं वो सभी ग्राम टांडा के रहने वाले हैं और ये सभी मजदूर हैं। और रात को ही इनके घर वालों को सूचना कर दी गई थी और ये लोग यहाँ जिला अस्पताल में पहुँच भी गए हैं और सभी का अभी डेड बॉडी जो है उनका PM किया जा रहा है। उसके बाद में जो है इनको डेड बॉडी जो है इनके परिजनों को सौंप दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने मृतकों की सहायता के लिए भोपाल प्रस्ताव बनाकर भेजा है और वहां से स्वीकृत होने के बाद में इनके मृतकों के परिजनों को जो राशि स्वीकृत की जाएगी उसके बाद में इनको सहायता मिल पाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नवीन। तो इस तरीके से मदद का ऐलान भी किया गया है। राशि भी स्वीकृत होने के बाद जो मृतक के परिजन उनको राशि दी जाएगी। जो घायल है उनको भी मदद किए जाने की बात कही गई है। अगली खबर का रुख करते हैं मुरैना से। बड़ी खबर, जहां संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव। अल सुबह घर से युवती निकली थी। नेपरी पुल के नीचे क्वारी नदी में शव मिला है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी कैलारस कस्बे की रहने वाली युवती बताई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां अल सुबह युवती का शव मिला है और संदिग्ध हालत में युवती का शव मिला। मुरैना से बड़ी खबर है। अब पुलिस मौके पर है, जांच कर रही है। नेपरी पुल के नीचे क्वारी नदी में शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जांचबीन खोजबीन शुरू कर दी गई है। कैलारस कस्बे की रहने वाली युवती बताई गई है, जो कि अल सुबह निकली हुई थी और अचानक से क्वारी नदी के पास युवती का संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी कैलारस कस्बे की रहने वाली युवती बताई गई है। नेपरी पुल के नीचे
युवती का शव मिला और अब पुलिस मौके पर है, जांच कर रही है। तो युवती का शव यहां कैसे पहुंचा, युवती यहां कैसे पहुंची है, ये पूरा जांच का विषय बना हुआ है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। युवती किसके किसके संपर्क में थी, तमाम खोजबीन पुलिस अब कर रही है। और प्रथम दृष्टया तो ये पूरा मामला हत्या का माना जा रहा है, लेकिन युवती की संदिग्ध हालत में लाश जो बरामद की गई है, ये यहाँ पहुंची कैसे, क्या कोई फेंक कर गया या फिर यहीं पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, ये पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है। तो नेपरी पुल के नीचे शव बरामद किया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, युवती के शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तमाम आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं उनके माध्यम से भी जांच करने की कोशिश है कि आखिरकार युवती के साथ हुआ क्या था। सुबह ही घर से निकली हुई थी, नेपरी पुल के नीचे अचानक से शव बरामद किया गया है और पूरा शव संदिग्ध बरामद किया गया है। पुलिस मौके पर है, आसपास के लोग भी मौके पर हैं। और संवाददाता दुष्यंत जुड़ गए हैं। दुष्यंत, पूरा मामला बताएं, क्या है ये, कुछ समझ में आया है पुलिस की जांच में? क्या युवती को किसी ने मारा है, कैसे यहाँ शव पहुंचा? रीनू, ये केलारस थाने का मामला है, जहाँ नेपरी पुल के नीचे जो क्वारी नदी है वहाँ पर युवती है, 21 वर्षीय बीएससी की छात्रा है नीतू साक्य। इसका सब संदिग्ध हालत में मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों की निशानदेही पर जब पुलिस को यह सूचना मिली युवती का शव है, पहले अज्ञात शव था, फिर उसके बाद में जब परिजनों ने देखा कि हमारी बेटी भी सुबह से नहीं मिल रही, तो उन्होंने भी पुलिस के पास गए और जब परिजन वहाँ पहुंचे तो उसकी पहचान नीतू साक्य के रूप में हुई। बीएससी की छात्रा है और संदिग्ध हालत में शव है। पुलिस साक्ष्य जुटा रही है, मौके का मुआयना कर रही है। एफएसएल टीम को भी बुलाया है, वो भी वहाँ पहुंचेगी। इसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस युवती की मौत के क्या कारण रहे। पीएम भी कराया जाएगा। पीएम रिपोर्ट के आधार पर जो जांच आएगी उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी कुछ नहीं लगा है, जब सबको लेकर पुलिस पीएम हाउस पहुंची है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस हर तरीके से मामले की जांच में जुटी हुई है और ऐसे प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला समझ में आ रहा है। तो एक तरफ जहां युवती का शव मिला तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर है, जहां पर कोरबा में सैनिक माइनिंग कैंप में लूट का मामला सामने आया है। कैशियर जवाहरलाल प्रसाद गिरफ्तार किया गया। कैशियर के कब्जे से 10,80,000 रुपए 80,880 नगद बरामद किए गए हैं। 50 लाख रुपए की 1 किलो सोना भी बरामद किया गया है। दीपका पुलिस ने मामले की कार्रवाई की है और कैशियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी भी पूरी जांच चल रही है। तो कैशियर जवाहरलाल प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। 10,80,880 रुपए इससे बरामद किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए। अब्दुल, बड़ी राशि भी बरामद की गई है, सोना भी बरामद किया गया है, किस तरीके से ये पूरा प्लान किया गया था? जी रीनू, आपको बता दूं कि ये घटना जो दीपका के क्षेत्र में जब सामने आई है, सैनिक कैंप में जो रकम रखी हुई थी उसको जो आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था, उसमें पहले बताया जा रहा था कि ये 2 से 4 लोगों की संख्या में जो आरोपी जो है वो पहुंचे थे और इस रकम को वहां से लूट कर लेके गए थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस ने पहले तो लूट की बात बताई और बाद में जब इस मामले में अमानत में खयानत का मामला जो है, जो आरोपी कैशियर जो है उसके कब्जे से उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसके कब्जे से 10 लाख से अधिक की जो नगद और 1 किलो सोना जो है जिसकी कीमत 50 लाख बताई जा रही है वो बरामद किया गया। और इसमें जो अन्य साथी उनकी तलाश पुलिस अभी फिलहाल कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अब्दुल। तो अब पूरे मामले की जांच में पुलिस है और भी साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पुड़िया
पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर से शहीद जवान का पार्थिव शरीर लखनऊ आएगा, फिर सड़क मार्ग से जवान का शव उनके गांव पहुंचेगा। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि आतंकियों से लोहा लेते हुए जवान शहीद हुआ और लखनऊ से रोड के माध्यम से पार्थिव शरीर कुड़िया गांव पहुंचेगा। और संवाददाता शिवेंद्र जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, वाकई में ये बहुत दुख की बात है, जवान शहीद हुआ और कल अंतिम संस्कार किया जाना है। पूरी जानकारी दें। फिलहाल गांव में अभी इस वक्त किस तरीके का माहौल है, परिजनों का कैसा हाल है अभी? देखिए रेनू, मैं आपको बता दूं कि सतना का एक जवान जो है शहादत को प्राप्त हुआ है और आज लगभग 3 बजे लखनऊ पहुंचेगा। उनका पार्थिव शरीर स्पेशल प्लेन से श्रीनगर से रवाना होगा। इसके बाद लखनऊ में उतारा जाएगा, वहां से सड़क के मार्ग के माध्यम से सतना के लिए रवाना होगा। और ये संभावना जताई जा रही है कि लगभग 12 से 1 बजे रात के भी ये जो पार्थिव शरीर है जवान का वो पहिया गाँव पहुंचेगा। और जो गांव की बात करें तो गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि बेहद ही गंभीर जवान था। जब भी छुट्टी में गांव में आता था तो गांव के युवाओं को प्रेरित करता था कि सेना में जाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, और साथ में ट्रेनिंग दिया करता था। और अगस्त महीने में ही ये जवान छुट्टी काट के अपने कैंप रवाना हुआ था और आतंकी मुठभेड़ में शहादत को प्राप्त किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जिसके जो पिता हैं वो भी सीआरपीएफ के जवान हैं और इकलौती संतान थी जिसका चिराग बुझा है। हालांकि लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके घर का लाल देश के काम आया, उसने कुर्बानी दी। लेकिन गांव में मातम पसरा हुआ है और पत्नी और मां का बुरा हाल है। जी चलिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और तकरीबन 3 बजे तक कहा जा रहा है कि लखनऊ से रवाना होगा शव और कल अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। जबलपुर से खबर है, जहां निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली का मामला सामने आया है। अभिभावकों और निजी स्कूलों की सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से स्कूल फीस मामले पर मांगे थे सुझाव। सभी के हितों को ध्यान में रखकर सुझाव देने के निर्देश दिए गए थे। आज मामले में हो सकती है अहम सुनवाई। बड़ी खबर, जहां स्कूल फीस पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और पहले भी कह दिया गया था कि सुझाव मांगे गए थे कि आखिरकार क्या होना चाहिए, और आज जो सुझाव दिए जा चुके हैं उनके आधार पर हाई कोर्ट हो सकता है कि फैसला सुनाएगा। मनमानी फीस वसूली पहले तो मना है कि स्कूल प्रबंधन नहीं करेगा, सिर्फ जो जायज शुल्क है वही अभिभावकों को देना होगा। तो आज मामले में अहम सुनवाई होने जा रही है। स्कूल फीस पर हाई कोर्ट में सुनवाई करेगा और हाई कोर्ट की आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है वो भी प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्योंकि ये स्वेच्छा कर दी गई है कि यदि अभिभावक चाहें तो वे बच्चों को स्कूल भेजें अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, वरना वे घर पर ही ऑनलाइन जैसा कि अभी तक पढ़ाई हो रही थी वैसे करेंगे। और संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, कब तक ये कार्रवाई होगी, कब तक सुनवाई होनी है? देखिए, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो सुनवाई है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही है, तो संभवतः 12 बजे के आसपास तक इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई संभव हो सकती है। चूंकि पूर्व में हाईकोर्ट ने कहा था कि जो भी पक्षकार हैं, जितने भी पक्षकार हैं, चाहे वो निजी स्कूल हो, अभिभावक हो, वो ऐसे सुझाव हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे सभी के हित जो है वो सुरक्षित हो सके। अभिभावक लगातार कह रहे हैं कि मनमानी फीस न वसूली जाए। ये भी देखा गया कि ट्यूशन फीस के जो आदेश सरकार ने दिए उसमें ही ट्यूशन फीस को निजी स्कूलों ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो ये तमाम चीजें ना हो। वहीं प्राइवेट स्कूलों का भी एक मत था कि जब से हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं, पेरेंट्स ने फीस देना ही कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। तो तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं। चूंकि सभी पक्षों को लगभग हाईकोर्ट सुन चुका है, आज सुझाव हाईकोर्ट के समक्ष दिए जाएंगे। संभवतः फाइनल सुनवाई आज हो सकती है। बहरहाल ये क्षेत्राधिकार हाईकोर्ट का है, लेकिन संभवतः ये बात कही जा रही है कि आज इस पूरे मामले पे तमाम जितने भी याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर महत्वपूर्ण और अंतिम सुनवाई यहां पर हो सकती है। जी बिल्कुल।
प्रत्येक यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि अभिभावकों को ये लग रहा है कि अब उनके बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल फ्री हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। निजी स्कूलों के भी बहुत सारे भुगतान होते हैं, जो शिक्षक होते हैं उनको भुगतान करना होता है, जाहिर सी बात है उनके भी रोजगार का सवाल है। तो यहाँ पर किस तरीके का एक पैमाना सेट करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों को समझना पड़ेगा, चाहे वो अभिभावक हो चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो, कि दोनों का काम बन जाए। तो हो सकता है कि जो हाईकोर्ट में आज फैसला आएगा ये दोनों के हित को देखते हुए आएगा। बेशक रीनू, इन तमाम तथ्यों को भी हाईकोर्ट ने सुना है। यही वजह है कि पिछली सुनवाई में ये कहा था कि सभी सुझाव दें, मतलब पेरेंट्स भी सुझाव दें, निजी स्कूल भी सुझाव दें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे निजी स्कूलों के भी जो अधिकार है उनका भी ख्याल यहाँ हाईकोर्ट ने रखा है। तो ऐसी स्थिति वाकई बनी है कि पेरेंट्स ने फीस देना ही बंद कर दिया है। और वजह चूंकि हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं एक कवच दिया था कि बच्चों को बाहर नहीं कर सकते स्कूल से अगर फीस ना दे रहे हो, तो इसका बेजा फायदा जो है कई अभिभावकों ने उठाया है, ऐसा मत है निजी स्कूलों का। तो इस मत के साथ भी हाईकोर्ट ने ये कहा था कि सुझाव पेरेंट्स भी दें कि आखिर किस तरीके से फीस ली जाए, कितनी फीस ली जाए, जिससे दोनों के ही जो है कहीं ना कहीं आघात न हो उनके अधिकारों का। तो बेशक आज देखना होगा क्या महत्वपूर्ण आदेश इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट देता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं रायपुर से खबर है, SC/ST एक्ट संशोधन का मामला है और राज्यपाल को बिना सूचना दिए संशोधन करने का मामला है। अमित जोगी की शिकायत पर राज्यपाल ने लिया संज्ञान। राज्यपाल ने राज्य सरकार से मांगा अभिमत नियमों में बदलाव के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है या नहीं। जाति प्रमाण पत्र छानबीन और शिकायत के निपटारे को लेकर राज्य सरकार ने 3 नियम बदले हैं। और संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, 3 नियम बदले गए हैं, अब आपसे जानना चाहेंगे, पूरा पहले मामला बताएं और वो जो नियम बदले गए हैं वो क्या हैं? देखिए रेनू, ये मामला अमित जोगी की जाति को लेकर है और अजीत जोगी की जाति को लेकर है। जिस तरह से छानबीन समिति यहाँ पर बनाई गई और जो हाई पावर्स बनाई गई थी, उसमें जाति में जो अजीत जोगी थे उनकी जाति को गौड़ जो कंवर जाति का नहीं माना गया था। तो इस तरह से जो है अब जो ये संशोधन किया गया था उसमें ये था कि जो उच्च स्तरीय जो हाई पावर समिति होती है वही जाति का निर्धारण करेगी। लेकिन ये जो संशोधन किया गया था राज्य सरकार की तरफ से कि उसमें अब कलेक्टर चाहे तो उसमें वो निर्धारित कर सकता है कि अगर कोई शिकायत होती है जाति के मामले को लेकर तो उसमें कलेक्टर उसमें जो छानबीन समिति बनाकर अपनी वहां पर वो छानबीनी कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। इसी का जो है उन्होंने विरोध किया था अमित जोगी ने और इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी कि इस तरह की जो संशोधन जो ये बनाया गया है इसका जो है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि छानबीन एक समिति होती है, वो पूरा हर एक चीज को उसमें छानबीन की जाती है। लेकिन अगर जिला स्तरीय अगर इसमें छानबीन होती है तो उसमें जो जिसपे अगर इस तरह से जो जाति का मामला होता है तो अपना पक्ष नहीं रख पाएगा। तो उससे राज्यपाल ने संज्ञान लिया है और इसमें कहा है कि किस तरह से इसमें आपने जो संशोधन किया है तो उसका बिल्कुल सुरेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से 1 नवंबर से फिर शुरू हो गई शिक्षाकर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया। 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले समस्त शिक्षाकर्मियों की संविलियन प्रक्रिया शुरू होगी। लोक शिक्षण संचालक ने सभी जिलों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। 2 साल पहले हुई थी शिक्षाकर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया की शुरुआत। 1 जुलाई को बचे हुए शिक्षाकर्मियों का होना है संविलियन। कोरोना संक्रमण के चलते प्रक्रिया अटक गई थी, लेकिन एक बार फिर से इसे शुरू किया जा रहा है। तो 2 साल की सेवा पूरी होने को है और लोक शिक्षण संचालक ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जहां कोरोना के चलते प्रक्रिया अटक गई थी, एक बार फिर से इस पूरी प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। तो शिक्षाकर्मी संविलियन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 2 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों का संविलियन किया जाएगा। और संवाददाता देवव्रत जुड़ गए हैं। देवव्रत, संविलियन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, कई शिक्षाकर्मी हैं जो कि शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं और क्योंकि
राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक 1 नवंबर से जो शिक्षा कर्मियों की संविलियन प्रक्रिया है ये शुरू होगी और सभी जिलों में लोक शिक्षण संचालनालय ने ये निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया जो है 1 नवंबर से शुरू की जाए। और इस बार जो है 2 साल की जो सेवा पूरी कर चुके हैं उन तमाम शिक्षा कर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा। 2 साल पहले शिक्षा कर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उस समय लगभग 1,07,000 शिक्षा कर्मियों का संविलियन हुआ था और ये तय हुआ था कि हर साल जितने भी शिक्षा कर्मी हैं उनको संविलियन का लाभ दिया जाएगा। और इसी क्रम में इस साल 1 जुलाई से ये होना था, लेकिन कोरोना की वजह से लगातार टलता गया और फिर एक पूरी बैठक हुई और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि 1 नवंबर से फिर एक बार संविलियन की प्रक्रिया शुरू होगी। और निश्चित तौर पे जो 2 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं तो शिक्षा कर्मियों का संविलियन यहाँ पर होगा। शिक्षा कर्मी आने वाले समय में शिक्षक कहलाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिव्य तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।